हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स की। यानी कि जो भी कंपनी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, चाहे वो आर्मामेंट्स बनाती हो या वो किसी भी तरीके से, जैसे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या किसी भी तरीके से अगर वो डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत आती है, तो उन्हीं स्टॉक्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि क्यों आखिर डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में इतना ज़्यादा रिटर्न अभी मिल रहा है या उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये जानेंगे। और हम 7 कंपनीज़ को कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम आउट ऑफ 7 एक सिंगल कंपनी चूज़ करेंगे जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक कंपनी नॉर्मली इसलिए चूज़ करता हूँ क्योंकि अगर आप 2 कंपनी या 3 कंपनी चूज़ करते हैं, जितनी ज़्यादा कंपनी आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं मेरे को एक 100 पेजेस पढ़ना पड़ता है एक कंपनी के लिए, तो 3 कंपनी के लिए मेरे को 300 पेजेस पढ़ना पड़ेगा। प्लस उसको इन्वेस्ट करने के बाद मेरे को उन तीनों कंपनी के बारे में अपडेटेड रहना पड़ेगा कि उनके क्या ब्लॉक डील्स हुई है या कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या उनके क्वार्टरली रिज़ल्ट, एनुअल रिज़ल्ट या एजीएम या एनुअल रिपोर्ट। तो उससे बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ जाएगा। अगर हमको एक कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसी एक कंपनी में लगा सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्यों आखिर डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स अभी काफ़ी बढ़े हुए हैं, और दूसरा हम कंपेयर करेंगे इन 7 कंपनीज़ को। मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों आखिर डिफेंस सेक्टर के जो शेयर्स हैं काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि अगर हम बात करें मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत, जो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका भी एजेंडा है, तो उसके हिसाब से जितनी भी लोकल कंपनी हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर की, उसी तरीके से अगर वो डिफेंस सेक्टर की है तो उनको बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर हम बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर को, उससे तो हम ये सीख सकते हैं कि यूक्रेन को काफ़ी लग रहा था कि यूरोप और अमेरिका उनकी आर्मामेंट से या किसी अलग तरीके से उनकी हेल्प करेंगे, जो कि हुआ नहीं है। तो इससे इंडिया को भी सबक लेना चाहिए कि हमको अपने पर ही डिपेंडेंट रहना चाहिए, चाहे वो आर्मामेंट्स हो या कोई भी और चीज़ है। हमें दूसरी कंट्री पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी है वो काफ़ी अच्छे हैं, जो कि पाकिस्तान और चाइना है, जिससे हमें हमेशा थ्रेट बना रहता है। थर्ड पॉइंट, अगर हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर के बजट की, तो अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ लेते हैं वर्ल्ड में, उनमें टॉप 5 में हमारा इंडिया भी आता है। फोर्थ पॉइंट, अगर हम बात करते हैं इंडियन डिफेंस बजट की, जो अराउंड 1.5 लाख करोड़ रुपीस का है, उसमें से अगर हम बात करें अराउंड 1.24 लाख करोड़ रुपीस के हमें इक्विपमेंट जो है प्रोक्योर करने हैं, यानी आर्मामेंट्स वगैरह। तो उसमें से यानी कि जो ये 1.24 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेट है, उसमें से 68% यानी कि अराउंड 84,000 करोड़ रुपीस का जो उन्हें प्रोक्योरमेंट करना है इक्विपमेंट्स का, वो उन्होंने लोकल यानी इंडियन कंपनी से ही करना है। यानी कि अभी इंडियन कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट, अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो पहले इंपोर्ट करते थे हम जितने भी आर्मामेंट्स वगैरह फॉरेन कंट्री से, अगर हम 2019 की बात करते हैं तो उस समय 46% जो भी प्रोक्योरमेंट होता था वो हमारा बाहर की कंट्री से आता था। लेकिन अगर हम अभी 2021 की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 36% जो हिस्सा है वही बाहर से आया। यानी कि अगर इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में अगर 10% का भी अगर हम घटोतरी कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और भी बहुत से रीज़न जैसे आपको पता चल सकता है कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में काफ़ी आग लगी हुई है। अगर आप चाहे देख लें, HAL देख लें, BEL देख लें, इन सब के शेयर्स के भी रिटर्न देख सकते हैं, तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ही आग लगी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें मेरी पर्सनली, तो नॉर्मली मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कंपनीज़ होता है उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे HAL और BEL को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जैसा कि मैंने बोला है कि मैंने कुछ 7 कंपनीज़ ली। ये कंपनीज़ है जैसे कि पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न, एमटार, गार्डन रीच, एस्ट्रा माइक्रोवेव डायनेमिक टेक्नोलॉजीज़ और तनेजा एरोस्पेस। अगर हम बात करें तो मैंने इन सारी कंपनीज़ का कुछ डेटा निकाला है, जिसमें जैसे PE, ROC, ROE और डेट टू इक्विटी है। जैसे कि मेरा पैरामीटर होता है कि अगर हम बात करें ROE, वो हमेशा 12 से ऊपर होना चाहिए। अगर वो 12 से नीचे है तो हम उस कंपनी को यहाँ से छांट सकते हैं। देखिए, हमारा मेन यहाँ मकसद है कि बेस्ट कंपनी निकालना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कंपनी बेकार हो जाती है, लेकिन हमें कुछ बेस्ट छांटना है ताकि हम एक कंपनी पर आ सकें।
तो अगर हम यहाँ आरओई की बात करते हैं तो आउट ऑफ 7 कंपनीज अगर हम देखते हैं कि तनेजा, डायनामेटिक और एस्ट्रा माइक्रोवेव और पारस डिफेंस, इन सब का जो आरओई है वो 12 से नीचे है, तो हम इन 3 कंपनीज़ को यहाँ से हटा सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो जाती है, लेकिन हमें किसी तरह से छटनी तो करनी ही है। अब जैसे कि हमने 4 कंपनी को यहाँ से रिमूव कर दिया है इन टर्म्स ऑफ आरओई, अगर हम 3 कंपनी देखते हैं जिसमें से डेटा पैटर्न का सबसे ज़्यादा है 24% आरओई, एमटार का 12 है और गार्डन रीच का 15 है। एज ऑफ नाउ हम बोल सकते हैं कि डेटा पैटर्न सबसे बेस्ट कंपनी है, लेकिन बाकी का आरओई भी सेटिस्फैक्ट्री है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कंपनी बची है, यानी कि डेटा पैटर्न, एमटार और गार्डन रीच। अगर हम गार्डन रीच की बात करते हैं तो पी, आरओसी, आरओई और डेब्ट टू इक्विटी तो हमारे पैरामीटर में आ सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो वो काफ़ी कम हो जाता है, तो हम इसको भी कंपनी को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। अब अगर हम एमटार की बात करते हैं तो पी थोड़ा सा उसका हाई है, बट आरओसी, आरओई उसका ठीक ठाक है, लेकिन अगेन डेटा पैटर्न से कम है। प्लस इवन डेट टू इक्विटी रेशियो अराउंड 0.18 है, जो कि अगेन डेटा पैटर्न से ज़्यादा है, यानी कि हर एक पैरामीटर में ये अच्छा है, लेकिन अगर हम बात करें डेटा पैटर्न से तो उससे थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अगर हम इसके प्रमोटर होल्डिंग की भी बात करते हैं एमटार की, तो उसमें भी उनका जो प्रमोटर्स है वो 50% से 47% तक आ चुके हैं, यानी ये 3% को भी हम थोड़ा सा निगेटिव ले सकते हैं। यहाँ पे हम एमटार को रिमूव नहीं करते, बट हम एमटार को यहाँ पे सेकंड बेस्ट बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेटा पैटर्न को नंबर 1 पे बोल सकते हैं, क्योंकि इसका पी की बात करें तो वो एमटार से कम है। अगर आरओसी, आरओई की बात करें तो वो एमटार से ज़्यादा है, और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें जो कि कम होना चाहिए, वो एमटार से कम है। तो यहाँ पे हमने 7 कंपनीज ली। मैंने थोड़ा सा डिटेल में जाके एनालिसिस किया है, बट यहाँ पे हम वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बना रहे हैं, बट आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं डेटा पैटर्न को अभी चूज़ कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे भी इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी जाके इन्वेस्ट करने वाले हैं, हम राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे तभी जाके इन्वेस्ट करेंगे। मेरा स्ट्रेटेजी हमेशा यही रहता है कि जब मार्केट क्रैश हो तभी मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे इस समय अगर हम बात करें तो मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो मैं ओवरऑल सेलिंग पे ही हूँ, मैं इन्वेस्ट थोड़ा सा कम ही कर रहा हूँ अभी। यानी कि जब मार्केट में लोग बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो जाए, या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, या यूएस कुछ ऐसा न्यूज़ दे दे, या कुछ हो जाए बुरा, जिस समय हमको लगता है कि अरे यार मार्केट तो अब एकदम ही ख़त्म होने वाला है, उस समय ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस समय के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। किस में होने चाहिए? डेट फंड में रख सकते हैं, एफडी में रख सकते हैं, किसी में रख सकते हैं, लेकिन पैसा आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा रहना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो उसको लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में वीडियो चाहिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज़ अर्निंग। जय हिंद।